पुनः नमस्कार। माननीय भुवन चंद्र जी, माननीय लीलाधर जी, सुरेशानंद जी, ईश्वरी जी, हम जिस विद्यालय में उपस्थित हैं उसके माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी एवं अन्य अधिकारीगण और इस बैठक में आए हुए, इस सत्र में आए हुए नवीन प्रधानाचार्य बंधुगण, मुझे इस कार्यक्रम में आते हुए बहुत एक हर्ष भावना से उल्लास का एक भावना मुझे काफ़ी एक प्रतीत हो रही है। विद्या भारती से मेरा एक पुराना बहुत एक भावनात्मक संबंध रहा ही है। मैं इसका छात्र भी रहा हूँ और इसके अतिरिक्त विगत कई वर्षों से इसके राष्ट्रीय स्तर पर नीति में और विशेषकर उत्तराखंड में माननीय भुवन चंद्र जी और डॉक्टर विजयपाल जी के सहयोग और उनके साथ और उनकी भावनाओं से और आप सब लोगों के जो अथक प्रयत्न रहे हैं उससे कई क्षेत्रों में योगदान करने का मुझे अवसर मिला है। इस विद्यालय के साथ तो मेरा और भी भावनात्मक संबंध है, क्योंकि जब ये विद्यालय बन रहा था तब मैं यहाँ नैनीताल में ही पढ़ता था। उस समय जब मेरे पिताजी प्रोफेसर थे यहाँ पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, तो मैं एक दो बार यहाँ देखने भी आया, विद्यालय बन रहा था। उसके बाद किशनवीर जी के समय भी, मेरी आवाज़ आ रही है? अंतिम पंक्ति नहीं जा रही है। इस विद्यालय के साथ जैसे मैंने कहा कि एक विशेष संबंध रहा है और पूर्व प्रधानाचार्य किशनवीर जी से कई बार जो है इस विद्यालय में आया हूँ, छात्रों से मिला हूँ, तो एक स्थल से इस और आप सब लोगों से एक विशेष संबंध मेरा हमेशा है और रहेगा। इस यात्रा में मैं कुछ दिन दिल्ली में था, जैसे मेरा परिचय दिया भाई साहब ने, और मैं शिक्षा में टेक्नोलॉजी को लेकर विशेषकर स्कूली शिक्षा में जो नेशनल फोकस ग्रुप है शिक्षा मंत्रालय का, उसका मैं सदस्य और एक्टिंग चेयरमैन भी हूँ। तो उसको लेके कई नीतिगत हमने कई जो है बैठकें हुई। उसके बाद में उत्तराखंड में था तो भुवन जी ने मुझे आग्रह किया कि मैं आकर आप सब लोगों के साथ आप सब लोगों से मिलूं और अपने अनुभव जो है अपने आपसे शेयर करूं, और विशेषकर जो एक बड़ा एक समसामयिक एक बड़ा विषय है कि इतने बदलते परिवेश में जो इतना तीव्रता से बदल रहा है, परिवर्तन तो पहले से भी रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब यह परिवर्तन अभूतपूर्व है। ऐसे में एक किसी संस्था के जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, संस्था का नेतृत्व अलग अलग स्तर पर होता है, राष्ट्र स्तर पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांत स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, और हर संस्था का अपना एक महत्व और अपना एक प्रभाव। तो हर संस्था को जो लोग जो है उसको उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनके लिए मैं अपने जो मेरा एक 30 वर्ष से ऊपर का एक कॉर्पोरेट करियर रहा है और अनेक क्षेत्रों में, उसमें मैं आप सब लोगों से अपने अनुभव शेयर करूं। और इस समय जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की एक जो जिसे कहते हैं कि फ्रंट लाइन बिल्कुल है जहां पर हो रहा है, उसके बीच में मध्य में मैं देख रहा हूं चीज़ों को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। कल रुड़की में था, बहुत सुंदर जो है लोगों से वहाँ सब लोग आए थे, सबसे वार्ता करने का बड़ा अच्छा अनुभव मिला। और ये जो वाधवानी फाउंडेशन के साथ हमने स्किल डेवलपमेंट का भी लॉन्च किया है, इसको लेके भी बहुत आशान्वित हैं। ये प्रारंभिक जो है स्टेप है, मुझे लगता है कि ये चीज़ और हम बड़े बड़े स्तर पर करेंगे। तो जैसा मेरा अगर हम परिवर्तन की बात करें, ये जो पर्टिकुलर पीपीटी मिल जाएगी सबको, ठीक है? जितनी पीपीटी यहाँ आई होंगी सब मिल जाएंगी। कोई बात आपकी आवश्यकता तो तब लिखना, तो फिर उधर ध्यान चला जाएगा लिखने में। हाँ, ये जो विषय सामने लिखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग चेंज, परिवर्तन हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं इस बात को। और यही पर्टिकुलर ये विशेष जो स्लाइड है, वैसे इसके आगे जो है वो मैंने विशेषकर इस सत्र के लिए मैंने बनाया था, लिखा, लेकिन जो ये जो स्लाइड है ये मैंने कई वर्ष पहले भी जो है कई सत्रों में दी।
तो उसका मुख्य संदेश ये है कि परिवर्तन चलता आया है, कोई पहले से भी। और जैसे कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। आप लोगों में से कई लोगों ने इस बात को सुना होगा कि एक ही चीज़ अपरिवर्तनीय है और वह है परिवर्तन। वो बहुत एक बात है। दूसरा, चार्ल्स डार्विन ने लिखा कि इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट और द मोस्ट इंटेलिजेंट हु विल सर्वाइव बट दोज हु कैन बेस्ट मैनेज द चेंज। अर्थ यह है कि जो सबसे शक्तिशाली हैं या सबसे बुद्धिमान हैं वही आगे रहेंगे संसार में और फलेंगे फूलेंगे, ऐसा निश्चित नहीं है। वही फलेंगे फूलेंगे जो परिवर्तन को आत्मसात कर सके और समय के अनुसार चल सके। ये व्यक्ति पर भी निर्भर करता है, एक संस्था, छोटी संस्था पर भी निर्भर करता है, और बड़ी संस्था पर भी, प्रांत स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर, हर स्तर पर। आप देखिए हमारा देश भी, हमने जो परिवर्तन हुए हैं कई वर्षों में, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक अलग विषय हो जाता है। तो अगर हम परिवर्तन नहीं करते तो हमारे सामने कितनी बड़ी बड़ी और समस्याएं आती हैं। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट और जो विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र हैं या बड़े बड़े संगठन हैं, या हम कॉर्पोरेट सेक्टर के परिप्रेक्ष्य में मैं देखूं कि बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी आप देखिए 1990 के दशक में जो कंपनियां सबसे बड़ी थी उस समय, जैसे एक्सन वॉल्डेज, रॉयल डच शेल पेट्रोलियम, IBM कॉरपोरेशन, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में से एक थी उस समय। और आज ये टॉप 10 में नहीं है। वर्ल्ड की 500 बड़ी जो कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियों में 250 ऐसी हैं जो 20 साल पहले तो उस लिस्ट में नहीं थी। कई ऐसी हैं जो तो लिस्ट में है ही नहीं। कैमरे का जो एक तरीके से कहते हैं कि फिल्म का फोटोग्राफी को कोडक ने शुरू किया, लेकिन आज कोडक का कहीं नाम नहीं है, कहीं पर भी जो है। और कई ऐसे जो है जिन लोगों ने पहले कंप्यूटर बनाया वो सब कंपनियां आजकल हैं नहीं, आपने देखा होगा। तो अर्थ ये है कि आप अगर एक कार्य में अगर आप जो है शक्तिशाली हैं और बड़े हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप 10-20 साल में आपकी जगह कोई और आ जाए, ये निश्चित बात है। तो एम्ब्रेसिंग चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। और ये स्पीशीज के ऊपर भी है। तीसरा है, यू कांट बिल्ड एन अडेप्टेबल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अडेप्टेबल पीपल एंड इंडिविजुअल चेंज ओनली व्हेन दे हैव टू और व्हेन दे वांट टू। ये गैरी हैमल ने लिखा है। गैरी हैमल ने 1990 के आसपास एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी, उसका नाम था बिल्ड टू लास्ट। वो बहुत ज़्यादा बिकी विश्व में। तो टाइटल से ही आप समझ लीजिए उसका अर्थ यह है कि ऐसा संगठन बनाना जो लास्ट करे, जो लंबे समय तक रहे। 15 साल बाद उन्होंने उस किताब को कहा कि अब उस किताब के सिद्धांत नहीं चलते, अब सिद्धांत है बिल्ड टू चेंज। ऐसा संगठन बनाए हर स्तर पर, चाहे हमें उसको बनाने का अवसर मिले या हमें उसको चलाने का अवसर मिले, या किसी भी स्तर पर, जो परिवर्तनशील हो। अगर परिवर्तनशील है तो आप रहेंगे। और मैं ये सब बातों को कोई बहुत नई बातें नहीं कह रहा हूँ, और भी कई बातें हैं इसके आगे, इस बात को मैंने, लेकिन इसको आत्मसात करें वो बहुत आवश्यक है। और मैंने अपने जीवन में ये तो मेरी जन्मभूमि है और नैनीताल में बड़ा जो है बड़ा हुआ। रुड़की से मैंने IIT कंप्यूटर साइंस किया और देश में मैं कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, बंगलौर, विदेश में सिंगापुर, लंदन, सब जगह रहा हूँ। मैं काम किया है मैंने कई क्षेत्रों में। तो इस चीज़ को मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। और आज कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ। मैं एक देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स का ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हेड हूँ। मतलब उनका पूरा परिवर्तन डिजिटल रूप में क्या होगा वो पूरा संगठन मेरे को रिपोर्ट करता है। मैं उसकी जी मेरा दायित्व है। $50 बिलियन मतलब 4 लाख करोड़ का वित्त बिल्डअप है। और इसके अतिरिक्त जो मुझे अन्य कई अवसर मिले हैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, तो मैं एक व्यक्तिगत रूप में इस बात को मैं कह सकता हूँ कि
जब उन्होंने लिखा बिल्ड टू चेंज, तो बिल्ड टू लास्ट जो 20 साल पहले परिभाषा थी, अब वो बिल्ड टू चेंज। आप लास्ट तभी कर सकते हैं जब आप चेंज हो सके। और ये बात उन्होंने बहुत अच्छी लिखी कि एक अडेप्टेबल ऑर्गेनाइजेशन तभी बनता है जब उसके लोग परिवर्तनशील हैं, क्योंकि लोगों के बिना, उसमें जो लोग काम करते हैं, जो जुड़े हैं, उनके बिना तो कोई संगठन है नहीं। तो ये तो सब दीवारें हैं, पत्थर है। इसमें आत्मा तो आप लोग देते हैं, जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग देते हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जब तक हम परिवर्तनशील नहीं होंगे और हम इस बात को आत्मसात नहीं करेंगे, तब संगठन भी बदल नहीं सकता। जो परिवर्तन है वो व्यक्ति से प्रारंभ होता है, और ये तो आप जानते हैं कि संघ का भी यही सिद्धांत है, व्यक्ति। और इंडिविजुअल चेंज ओनली व्हेन दे हैव टू और व्हेन दे वांट। और व्यक्ति तभी चेंज होते हैं जब वो, या तो उनके सामने और कोई चारा ना हो, कोई उनके सामने कोई ऑप्शन ना हो, और या जब तक वो न चाहे। तो ये दो ही परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति क्यों आए कि हमारे सामने कोई चारा ना है? उससे पहले क्यों नहीं हम खुद अपने आप को परिवर्तित करें? और ये बात सब पे लागू, ये मुझ पे होती है, हमारे माननीय भुवनचंद्र जी पर लागू होती है, आप सब पे लागू होती है, हर व्यक्ति के लिए लागू है कि हमें समय के साथ उसको भाव को पहले से परिवर्तन करना, नहीं तो हमें अवसर नहीं मिलेगा। ये एक बहुत गूढ़ बात है। और मेरा ये अनुरोध है कि इस सत्र के बाद आप चीजों को गंभीरता से इस पर चिंतन करें और प्रयास करें कि व्यक्तिगत रूप में हम क्या कर सकते हैं। इस सत्र में मैंने 4 बिंदुओं को लेकर मैं आपसे और आगे बात करूंगा, जिसे मैंने लिखा बिल्ड टू लास्ट टू बिल्ड टू चेंज। ऐसा संगठन जो हमेशा रहे से हम ऐसे संगठन की तरफ बढ़े जो संगठन परिवर्तनशील हो, तभी आप रह भी पाएंगे, नहीं तो रह नहीं पाएंगे। कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट एंड कॉन्टेम्परेरी, ये मेरे बड़े 3 सिद्धांत रहे व्यक्तिगत रूप से भी। और मैं यहाँ पर बहुत हद तक मैंने जो कई बातें, और आगे मैं कहूँगा आपसे काफ़ी कुछ बातें हैं, वो मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव और आधार पर है। ये मैंने खुद अपने आप से ये पीपीटी लिखी है, कहीं से कुछ लाया नहीं। इसलिए इस बात को मैं बहुत आपसे गंभीरता से कहना चाहता हूँ। कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट एंड कंटेम्परेरी। कॉम्पिटेंट मीन आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के नियम, उसके विषय, उसको अच्छी तरह से समझें, वो बहुत आवश्यक है। दूसरा कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, अत्यंत आवश्यक है। आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप एक्शन भी नहीं कर पाएंगे। और तीसरा है कंटेम्परेरी, अर्थ यह है कि समय के साथ चलना। ये 3 बड़े मूलभूत सिद्धांत हैं। अपने विषय को जानना, आत्मविश्वास रखना, और कंटेम्परेरी मीन समय के साथ चलना। इन तीनों चीज़ों पर तो मेरे ये 4 जो आगे मैं कहूँगा 4 चीज़ें मैं आज बात करूँगा। एक तो यह है कि जो संगठन हमेशा रहते हैं उनके क्या सिद्धांत हैं, उनको वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। दूसरा है कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, आधुनिक संगठन में क्या प्रैक्टिसेस होती हैं। कुछ प्रैक्टिसेस पे मैं जो है प्रकाश डालूंगा और आपसे अपनी बातें शेयर करूंगा। तीसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न लीडरशिप, आधुनिक नेतृत्व के सिद्धांत, कुछ मेरे व्यक्तिगत विचार और ये मेरे अनुभव और मेरे अध्ययन पर आधारित है। चौथा है इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सटर्नल कनेक्ट एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है। ये पूरा विश्व टेक्नोलॉजी से काफ़ी हद तक ड्रिवन है। अगर आप टेक्नोलॉजिकली अपने आप को नहीं अपडेट करेंगे, कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, उस विषय में नहीं सीखेंगे, तो और आप लोगों के लिए तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि आप तो विद्या भारती का भविष्य का जो है अंग है। नवीन प्रधानाचार्य हैं, आपको बहुत दूर तक जाना है, तो आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि उसको और अधिक इम्प्रेस करें, और अधिक उसमें जितना लगाते हैं उससे भी अधिक समय लगाएं। एक्सटर्नल कनेक्ट, बाह्य जीवन से जुड़ें, बाह्य समाज से अधिक जुड़ें, और चेंजिंग एनवायरनमेंट की क्या है। नेक्स्ट, इस 4 विषयों पर मैं बोलूँगा। प्रिंसिपल्स ऑफ लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस। लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस के क्या सिद्धांत हैं? एक तो है आउटसाइड इन व्यू, नॉट इनसाइड आउट ओनली, बैलेंस। ये बहुत एक बड़ी एक महत्वपूर्ण बिंदु है,
कि आप आउटसाइड इन व्यू रखें। आउटसाइड इन व्यू का अर्थ यह है, और इनसाइड आउट का अर्थ क्या होता है कि जैसे मैं यहां खड़ा हूं, अब मैं इस कमरे को देख रहा हूं तो मुझे इसके चारों ओर दिख रहा है, लेकिन मुझे इसके बाहर नहीं दिख रहा है। मुझे वो बाह्य शक्तियां नहीं दिख रही हैं जो इस पर प्रभाव कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड इनसाइड आउट व्यू, इनसाइड से आउट देखना। एक है आउटसाइड इन व्यू, आउटसाइड से इनको देखना। तो अपनी दृष्टि जो है आउटसाइड इन बनाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि भौतिक रूप पे आप बाहर जाके अपना विद्यालय देखते रहें, उस वो बात नहीं है। यह है कि आप दृष्टि अपने सिद्धांत ऐसे बनाएं कि मेरे सामने ये मेरा विद्यालय है, इस विद्यालय को मैं के कई अंग हैं, अध्यापक हैं, छात्र हैं, इसकी प्रक्रियाएं हैं, इसका एकेडमिक प्रोसेस है इत्यादि। ये एक पूरा एक समग्र व्यू है। और जब आप बाह्य दृष्टि रखेंगे तब आप ये भी देखें कि इसको चारों ओर से क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमारे जो छात्रों का एनरोलमेंट है, हमारे लिए क्या है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और भी होंगी। मैं कुछ बिंदु जैसे छात्र जो है, नए छात्रों का आना, प्रवेश, एकेडमिक स्तर, नवीनता, नए कार्य करना, आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ रखना, कॉस्ट पर ध्यान देना, आदि आदि जो पॉइंट्स हैं, इस सब पर हमारा बाहर से क्या फर्क पड़ रहा है, इसको बड़ा आत्मसात करें। अभी भी इनसाइड व्यू आप में से बहुत लोग करते हैं इस बात को, और बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो इसको और सुधार कर सकते हैं। ये देखिए कि बाहर से अरे कंपटीशन क्या है, बाहर कौन से स्कूल्स और कर क्या काम करते हैं, बाहर से हम क्या मदद ले सकते हैं, क्या सहायता हम ले सकते हैं, बाहर कई संगठन होते हैं, उन संगठनों से हम कैसे मिल सकते हैं, तो आदि आदि इन सब चीज़ों को ये एक व्यू डेवलप करिए। हमेशा अपने संगठन को ये सोच के चलिए कि मेरे सामने एक मेरा संगठन है, उसके अंदर रहकर ही आप सब कुछ सोचते रहेंगे कि ये हो रहा है मेरे चाह, उसके में मैं कुछ बातें बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। दूसरा है व्यू द ऑर्गेनाइजेशन इन होल एंड पार्ट्स। अपने संगठन को आप हमेशा एक समग्र दृष्टि से भी और उसके अंग दृष्टि से, उसको आप देखने की एक दृष्टि जो है उसको आप डेवलप करें। नहीं हो तो एक पिक्चर बनाएं, अगर और पिक्चर बनाएं बाहर से क्या हो रहा है इसके अंदर। ये जो मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ये अपने आप में बड़े बड़े सिद्धांत हैं और इनके ऊपर बड़े बड़े सेशन लिए जा सकते हैं, और मैनेजमेंट में बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है इनके ऊपर, पूरे सिद्धांत होते हैं। हर अपने आप में बड़ा बड़ा विषय है कि आप कैसे अपने संगठन की पिक्चर बना सकते हैं, उसके अंदर के पार्ट्स बना सकते हैं, उसमें प्रोसेस क्या है, पार्ट्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, तो आदि। और विशेषकर मैं तो आजकल बहुत इस काम को करता हूँ कि हमारी जो कंपनियां हैं, हम उसके लिए डिफाइन करते हैं कि उस कंपनियों के आज अगर वो 50,000 करोड़ की है, लेकिन उसका बहुत बड़ा, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है 117 मिलियन टन की कंपनी है, 90,000 करोड़ की। अभी अडानी ने जैसे ले लिया होलसेल सीमेंट को, इनकी 117 मिलियन टन की है, उनकी 70 मिलियन टन की कैपेसिटी अडानी जी ने रातों रात अपने बना दी खरीद कर होलसेल को। अब ये चैलेंज आ गया। तो इस तरह की, खैर मैं उस विषय में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अर्थ यह है कि हम इस चीज़ को देखते हैं कि कोई भी संगठन, तो आप पिक्चर बनाएं उससे और आपकी दृष्टि और से आप बाह्य जो वातावरण है, जो बाहर फोर्सेस हैं, कंपटीशन है या फाइनेंशियल है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में चिंतन करें। तीसरा पॉइंट है 1 फुट ऑन रनिंग टुडे एंड 1 ऑन फ्यूचर। कोई भी एक संगठन चलाना, एक परिवर्तन करना, चेंज लाना, और जो बड़े बड़े संगठन चेंज करते हैं, देखिए आप बड़े बड़े संगठनों को देखिए, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के एक्सपीरियंस से अगर कहूँ तो जैसे रिलायंस ने कितना अपना में परिवर्तन किया। रिलायंस पहले सिर्फ जो है एक पेट्रोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाते थे, लेकिन उन्होंने उसको चेंज करके अपने को रिटेल सेक्टर में, उनकी रिलायंस की दुकानें हैं, या फिर टेलीकॉम सेक्टर में जियो है, इसको बनाया। तो उन्होंने देखा कि हमारा जो पेट्रोलियम सेक्टर है वो ज़्यादा दिन चलने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे आप देखिए, क्योंकि तेल जो फॉसिल फ्यूल है उसकी इम्पोर्टेंस कम होती जाएगी, क्योंकि बहुत क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जो है जिस तरीके से वातावरण परिवर्तित हो रहा है, भारत ने भी अपने लक्ष्य रखे हैं कि हम कुछ समय के बाद तेल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगले 2060 के बाद 2030 वो सब अपने 10-10 के टारगेट हैं
मुझे प्रधानमंत्री जी की जो COP26 ग्लासगो में उन्होंने स्पीच दी थी, उसमें एक मुझे योगदान देने का भी मौका मिला था कि हम टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हम क्या काम कर सकते हैं और कैसे हम सहयोग कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं कैबिनेट की, भाई साहब ने कैबिनेट सचिव कहा, मैं कैबिनेट सचिव नहीं हूँ, लेकिन कैबिनेट की जो टेक्नोलॉजी सलाहकार समिति है उसका मैं विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ और इस तरह के कई विषय जो है कभी कभी आते हैं। तो बाहर जो परिवर्तन हो रहा है उसको देखते हुए रिलायंस ने सोचा कि हमें अपने संगठन को बदलना है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया, आगे बढ़े, तो आदि तो ये सब चीज़ें। लेकिन उन्होंने अपने जो उनका जो चल रहा है बिजनेस उसको नहीं छोड़ा, वो आज भी बहुत प्रॉफिटेबल है, वहाँ से उनका कैश आता था और यहाँ इतना लगता था, और आज सब के सब बहुत बड़े होते जा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट ये है कि 1 फुट ऑन रनिंग टुडे, परिवर्तन संगठन चलाना एक सोचिए एक साइकिल के समान है। आपको आज का भी देखना है क्या हो रहा है और भविष्य का भी देखना है, दोनों का संतुलन बहुत आवश्यक है, और दोनों का संतुलन नहीं करेंगे अनवरत रूप से उसमें कार्य करते रहना है। अगर हम संतुलन नहीं करेंगे तो गिर जाएगा। आप सिर्फ भविष्य की नहीं सोच सकते या बाहर की नहीं सोच सकते, आपको अंदर का भी जो भी काम चल रहा है वो सोचना। जैसे मैं कहता हूं कि संगठन चलाना एक साइकिल के समान है, परिवर्तन हमेशा करते रहना आवश्यक है, और अगर स्थिति ठीक है तो भी और नहीं है तो भी उसके बारे में सोचते रहना। एक पैर जो है, एक पेडल रहेगा जो है वर्तमान पर और दूसरा पेडल भविष्य पर, और दोनों ही करते रहना है। एक में से दोनों का भी बैलेंस गया तो साइकिल गिरी। तो ये बहुत जरूरी है, बैलेंस पीपल, पर्पस एंड प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट तो उसको हम कहेंगे आय, रेवेन्यू, ये तीनों चीज़ों का जो है एक बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अर्थ यह है कि हमारी आय कैसे हो रही है, क्योंकि जो संगठन आय उचित नहीं कर सकता, अपने खर्चे मीट नहीं कर सकता, वो संगठन ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, विशेषकर कोई किसी भी संगठन। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो बहुत जरूरी है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम एकेडमिक रूप से ठीक कर रहे हैं और लेकिन आपका रेवेन्यू पर भी उतना ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास छात्र कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, और इसके लिए मैं समाज के अन्य वर्गों को हम कैसे पहुँच सकते हैं, और हमारा जो है विशेषकर जैसे अगर कोई संस्थान हो वहाँ पर जहाँ पर बच्चे हों तो कैसे उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। एक आप उसको मार्केटिंग कह सकते हैं या उसको अपना आउटरीच कह सकते हैं या संपर्क रखना कह सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू पर फोकस बहुत जरूरी है। तो तीनों चीज़ें बहुत आवश्यक है, पीपल, पर्पस एंड प्रॉफिट्स। अपने लोगों पर जो है पूरा एक विशेष ध्यान देना, उनके कैसे लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, पर्पस हमारा क्या है, हमारे मूल्य क्या हैं। तो विद्या भारती संगठन के एक मूल्य है जो हमें लोगों से अलग करते हैं, राष्ट्रीयता, चरित्र निर्माण, और इसके अतिरिक्त अपनी संस्कृति। तो ये सब चीज़ें हमें, ये हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है। आजकल ऐसे कई हमकी स्ट्रेंथ को हमें समझना चाहिए। आजकल बहुत विद्यालय ऐसे बन रहे हैं जो कहते हैं कि हम काफ़ी सुविधाएं देंगे और ये भी हम देंगे, और ये भी चाहते हैं कि हम ये कहें कि हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देते हैं। वो उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन तो विद्या भारती की आत्मा में है। हमारा तो निर्माण ही उसी आधार पर हुआ है। तो हम अपनी स्ट्रेंथ को समझना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और हम अगर किसी एरिया में, और हमें किसी के दूसरे से ऐसा नहीं कि ऐसा बनना है, हमारा अपना स्थान है, हमें उस स्थान पर रहकर समाज में हर तरह के संगठन के लिए स्थान होता है। हमें अपना स्थान कैसे सुदृढ़ करना, तो तीनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, पीपल, पर्पस एंड रेवेन्यू। लोग, हमारा देश और हमारी आय। तीसरा है मेक अ ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर। अपने संगठन को एक ऐसा बनाना, आज की स्थिति में एक व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो प्रधानाचार्य हो, चाहे आचार्य हो, और मैंने तो हमेशा इस सिद्धांत जो हमारी टीम में है, चाहे वो जूनियर भी, सबको उत्साहित करना, ये बहुत बड़ी बात है। यही सोच लेना कि नहीं हमारे 4 लोग बहुत अच्छे हैं वो चलाते हैं, ऐसे नहीं है। उत्साह की भावना तो सब में भरनी होगी। कोई उसको आगे बढ़ेगा,
कोई उसको और आगे ले जाएगा और कोई उसको जो है उतना नहीं आत्मसात करेगा, लेकिन प्रयास नेतृत्व का बहुत जरूरी है। देखिए, नेतृत्व एक अधिकार नहीं है, इस बात को निश्चित हमें समझना चाहिए, और ये मैंने हमेशा अपने जीवन में समझा। नेतृत्व एक दायित्व है, एक अधिकार नहीं, एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। और ये बात बहुत निश्चित रूप से हमें समझनी चाहिए। अर्थ ये है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे आचार्य हैं, चाहे वो हमारे छात्र हैं, छात्रों के अभिभावक हैं, कर्मचारी हैं, और समाज से जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, अधिकारीगण हैं, वो सब एक नेतृत्व कर रहे हैं। और इसलिए हमारा अर्थ ये है कि हम उस स्थान को ऐसा बनाएं कि लोग वहाँ पर काम करना चाहें उसको बहुत, क्योंकि एक व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है, असाधारण शक्ति होती है। मैंने अपने जीवन में देखा है ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल पियोन थे। 1992 में कलकत्ता में एक लड़का पियोन था मेरे यहाँ, उसको 800 रुपये मिलते थे। उसने सीख सीख के, उसको प्रेरणा दे दे के आज वो अमेरिका में, कैलिफोर्निया में सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्ट है। तो मैंने जीवन में देखा, तो अगर आप ऐसी जगह बनाएं कि लोग वहां काम करना चाहें, वातावरण बहुत जरूरी है, संगठन का वातावरण। ये सब एक बहुत पहले कुछ चीजें चल रही हैं तो हमारा काम चल रहा है ऐसे हो जाता था, अभी नहीं। अभी अपनी जगह को, अपने कार्य क्षेत्र को कैसे हम ऐसा बनाएं कि लोग यहाँ काम करना चाहें, अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से, अपने तंत्र से, उस पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल्स ऑफ लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें कई चीजें उससे जुड़ी हैं जो मैंने पहले कहा। नो टॉक्सिक कल्चर, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक कल्चर का अर्थ है कि जहरीला वातावरण। जिस संगठन में वातावरण ठीक नहीं है, विद्या भारती का तो वातावरण है, लेकिन आप लोगों के ऊपर बहुत विशेष जिम्मेदारी है। तो विद्या भारती विद्यालयों से बनी, विद्यालय का वातावरण कैसा है वो आप पर निर्भर करता है, अधिकारियों पर नहीं। तो प्रधानाचार्य की, जो कि एक नेतृत्व करते हैं, उनकी विशेष जिम्मेदारी है कि वहाँ का जो वातावरण, वहाँ कार्य करने का जो एनवायरमेंट है वो बहुत अच्छा है। आप में से कई लोग इस चीज़ को करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो है कि कोई, लेकिन इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे आप व्यक्तिगत जो लोगों की शक्तियाँ हैं, एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। हमारे तो, मैं तो वेदांत का एक छात्र भी हूँ, जिसे हमने उसमें एक जानते हैं अहम ब्रह्मास्मि, या तत्वमसि। तो इतना हम लोगों में, एक किसी भी व्यक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके संस्थान को जिस तरीके से आप समझ भी नहीं पाएंगे, वैसे आप उसको लाभ या प्रभावित कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा है डोंट लूज बैलेंस ऑफ रेवेन्यू, पर्पस एंड पीपल। ये बैलेंस मत छोड़िए। मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस भी बताऊंगा इसके आगे में, कैसे इस चीज को करना चाहिए। ये बैलेंस को बिल्कुल ना छोड़ें। स्टेटस को मेंटेनिंग, स्टेटस को मेंटेनिंग इज नॉट पॉसिबल। अर्थ ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि चीज चल रही है, अब तो ठीक हो गया है, चल रहा है। नहीं, स्टेटस को, जो यथावत शक्ति स्थिति, वो किसी भी जो है समय मान्य नहीं होनी चाहिए। अगर चल रहा है तो भी करते रहें। अभी अब वो समय नहीं रहा कि हमारा अब चल रहा है, जो है अब सब ठीक हो गया, नहीं, कोई ठीक नहीं होगी। जो चल रहा है, अगर आप उस पर, जैसे मैंने कहा कि अगर आप पेडलिंग नहीं करेंगे कंटिन्यूअसली, अगर ठीक चल रहा है तो और हम क्या कर सकते हैं। इस समय तो मैं इस विद्यालय में, मेरा इतना अनुभव नहीं है, लेकिन इससे, क्योंकि मैं बहुत समय से नहीं आया, लेकिन जब मैं पहले आता था तो मैं देखता था कि यहाँ इस विद्यालय में भी विशेषकर हर समय कभी ऐसी स्थिति नहीं थी कि हाँ सब ठीक हो गया। जब ठीक हो गया, नहीं, कुछ न कुछ करते रहना। ये मेरा पहले का अनुभव है, अभी भी ऐसा ही होता होगा। तो अर्थ यह है कि ये जो चीज़ मैं बड़े विश्वास के साथ आपके और अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। इट इज़ नॉट समथिंग कि मैंने कहीं से पढ़ा और मैं आपको ये बता रहा हूँ। स्टेटस को मेंटेन जो है बिल्कुल नहीं। जो स्थिति चल रही है, हम और नया क्या कर सकते हैं इसके ऊपर।
अगर हमें नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, कंप्यूटर करना है, नए कोर्स करने हैं, कुछ नहीं तो हमें कैसे अभिभावकों से मिलना है, या फिर हम और नया संगठन इस क्षेत्र में क्या है, हमारा जो विद्यालय है वहाँ पर क्या है, कई नए विषय क्या चल रहा है, नए विषय पर हम क्यों नहीं एक सत्र ले सकते हैं, अपने अध्यापकों को प्रेरित करें कि वो किसी विषय को सीखें, क्योंकि सीखना शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। मैं आज भी जो है कम से कम रोज 2 घंटे चाहे कितना भी समय मिले मैं अध्ययन करता हूँ, और भुवन जी भी जानते हैं इस चीज़ को। मैं सबसे पहले कहता हूँ मेरा अखबार था वो कहाँ चला गया, वो लेके आए मेरा उसको जब आ रहे थे। तो अध्ययन करते रहिए, अपना भी और प्रेरित करना। तो स्टेटस को मेंटेन करना ये आज की इसमें किसी भी संगठन में नहीं। मैं अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के अनुभव के आधार पर भी कह रहा हूँ कि हम हमेशा प्लानिंग चलती रहती है, हमेशा हर महीने में हम एक मीटिंग करते हैं। एक होती है ऑपरेशन की मीटिंग, कहाँ क्या काम हो रहा है, प्रोजेक्ट का क्या हुआ, उसका पिछले हफ्ते आना था, रिपोर्ट में नहीं हुई, उसका कोटेशन आया कि नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट शुरू होना था, उसके लिए लोग आए कि नहीं आए, उसमें कितना रिजल्ट आया, काम तो कर दिया, रिजल्ट कहाँ है उसका, तो वो सब एक चलता रहता है। एक मीटिंग होती है उसमें हम ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ डिस्कस करते हैं कि हमारे नए प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, अभी हमें और नया क्या करना चाहिए, और क्या नया कॉम्पिटिशन आ सकता है, और नई क्या टेक्नोलॉजी आ सकती है। और अगर माइक्रोसॉफ्ट, IBM जो हमारी सबसे, मेरा काम वो भी है कि सारी जो वर्ल्ड की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं इनके साथ पूरे संबंध रखना, वो भी मेरा एक काम है, मेरी जिम्मेदारी में। तो कुछ नहीं तो हम अमेजन को फ़ोन करते हैं उसके MD को कि आप हमारा पिछले 3 महीने में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके लिए हमारे सेशन कराओ, तो हमारा सेशन कराते हैं। तो अर्थ ये है कि हर समय ये सोचते रहना बहुत आवश्यक है। नेतृत्व 24 घंटे का काम है, ये सोच लीजिए, न सिर्फ फिजिकल नहीं बट मेंटल। तीसरा मैंने बात है गेट ट्रैप्ड इन सक्सेस एंड लीव पेडल। यही वो पॉइंट है कि सफलता में जो है फंस जाना और पेडल छोड़ देना। तो ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होना चाहिए कि हम सफल हो गए, हमारा काम अच्छा चल रहा है, भाई साहब अब तो बहुत अच्छा एनरोलमेंट आ गया, ये भी आ गया। नहीं, ऐसा नहीं। ये मान लीजिए कि अगर आपने नहीं किया तो वो कुछ दिन नहीं रहेगा, उसके बाद वो गिर जाएगा। आपको उसको कंटिन्यूअसली फ्यूल देते रहना है। अब जीवन जो है वो माइलस्टोन पर, इवेंट पर नहीं होता। अब लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट एन इवेंट बेस्ड प्रोसेस कि ये इवेंट हुआ, ये हुआ, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक है नॉट कंटिन्यू द बैड आइडियाज एंड फॉलो फेल फास्ट। अगर आप अपने विद्यालय में कुछ नए प्रयोग करते हैं, नए काम करते हैं और आपको लगता है कि इनमें सफलता नहीं है, तो किसी प्रोजेक्ट को बंद करना, वो आपको तुरंत करना चाहिए। ये हम लोगों में बड़ी वो रहती है, काम शुरू किया है, नहीं थोड़ी देर और देखते हैं, चल रहा है, चल नहीं रहा है, वो आपका समय खा रहा है, आपके संसाधन खा रहा है। और जितना आप समय और संसाधन आप उसमें देंगे वो कहीं और लग सकते थे। समय बहुत बड़ी चीज है। नेतृत्व के लिए समय से बड़ा कोई संसाधन नहीं है आपका। अभी मैं आऊंगा एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। अपने समय को मैनेज करना और अपने संसाधनों को मैनेज करना, यही तो नेतृत्व है। टॉप लेवल पर जैसे अभी मेरा एक बात चल रही है, तो सबसे बड़ी लेवल पर क्या काम होता है? टाटा ग्रुप के समूह के चेयरमैन का काम ये नहीं होता कि वो उसकी गाड़ी कितनी आज बिक रही कि नहीं बिक रही है। वो सब तो देखने के लिए बहुत लोग बैठे, वो देखते हैं संसाधन कि आज हमारे रिजर्व में 70,000 करोड़ रुपए है, इसका प्रयोग कैसे हो रहा है, एलोकेशन कैसे हो रहा है, संसाधनों का एलोकेशन कैसे हो रहा है, और हमारी टॉप टीम क्या काम कर रही है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बैड आइडियाज को कंटिन्यू ना करें। बहुत लोगों में आदत होती है, कर रहे हैं, चल रहा है, तो उतना समय इस पे भी लगाइए कि हम चीजों को बंद कैसे कर सकते हैं। बंद करना भी एक कला है, वो भी इतना आसान नहीं होता है। बंद करना भी एक कला होती है, उसमें भी समय लगता है। तो कभी भी बैड आइडियाज को कंटिन्यू ना करें। आपको लगे कि ये काम नहीं हुआ, बंद छोड़ दीजिए, खत्म। रोज का रोज। मैं तो कल तक का भी, मैं तो कल एक डिस्कशन हुआ था, मैं तो कल तक की भी चर्चा नहीं हुई। कल हो गया, वो समय चला गया, वापस नहीं आएगा। आज और कल, और अगर हमने खराब चीज को कंटिन्यू करते रहे तो हम आज और कल पे अपना प्रभाव डालेंगे। ये विचार बहुत जरूरी है।
फॉलो फेल फास्ट। प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ प्रैक्टिसेस, ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है मेरे को, जो है देखना यहाँ से। ठीक है, अब आ गया। हाँ नहीं चले, कोई बात नहीं, आइए आइए पीछे आइए। कुछ आधुनिक संगठनों की कुछ प्रैक्टिसेस जो मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी तक तो मैंने कुछ सिद्धांतों की बात की, कुछ प्रैक्टिसेस जिनको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। छोटा कर लो, ज़्यादा ही बड़ा थोड़ा। सो पहला है कि हैव द रोबस्ट ट्रेनिंग मैकेनिज्म बाय डिफाइनिंग केपीआईज। केपीआईज का अर्थ होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब हमारी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर हमारे क्या इंडिकेटर। आप सब लोगों ने अपने बना रखे होंगे केपीआईज। केपीआईज का अर्थ क्या है कि जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि आपका संगठन, हमारा संगठन सुचारू रूप से चल रहा है। उसको आपको मापने के लिए कुछ आपके मैट्रिक्स होंगे, कुछ ऐसे मूल्य होंगे, ऐसे बिंदु होंगे जिनको आप देखते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि छात्रों का प्रवेश, जिसके आधार पर आप, जैसे आप मेडिकल टेस्ट में जाते हैं तो वो आपको 4 टेस्ट दे के देता है ना, ब्लड हीमोग्लोबिन कितना है, ये कितना है, वो कितना है, उसके आधार पर। तो ऐसे हर संगठन अपने केपीआई डिसाइड करता है कि हमारे ये 3-4 बिंदु हैं, इसके आधार पर हम ये निर्णय करेंगे कि हमारा विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है। बाकी तो बातें होती रहेंगी। छात्र प्रवेश होना या ड्रॉप करना, एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या है हमारा जो है शैक्षणिक गुणवत्ता के हमारे क्या मूल्य, हमारे क्या जो है मापदंड है। तो ये मापदंड जो है उन्हीं को केपीआईज कहते हैं। ये मापदंड आप सब लोगों ने डिफाइन करने चाहिए और होंगे। मैं मानता हूँ विद्या भारती का अपना तंत्र है, विद्यालयों का सब होता होगा, लेकिन इन पर निरंतर आप इसको ट्रैक करते रहना जरूरी है। इसको हम लोग करते हैं। कौन से केपीआई ऐसे हैं, कुछ हम करते हैं डेली देखते हैं, कुछ हम वीकली देखते हैं, कुछ हम मंथली और कुछ एनुअल। और इंडिकेटर भी केपीआई 2 तरह के होते हैं। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर का अर्थ यह है कि अब अगर आपकी गुणवत्ता ठीक नहीं होगी या आपके छात्र अगर विद्यालय में नहीं आएंगे, समय पर नहीं पढ़ेंगे, असाइनमेंट नहीं देंगे, तो आपका बाद में रिजल्ट खराब होना बहुत जरूरी, मतलब वो तो निश्चित है होना, उसका परिणाम वही होगा। तो लीडिंग इंडिकेटर का अर्थ ये होता है कि अभी हमारा ऑपरेशन कैसा चल रहा है, हमारा काम कैसा चल रहा है, हमारे यहाँ शिक्षा है या नए छात्रों का प्रवेश क्या चल रहा है। और दूसरा, हमारे शिक्षा कैसी चल रही है, हमारे बारे में फीडबैक क्या है, इसको हम लीडिंग इंडिकेटर कहेंगे। मैं इसको हमारे यहाँ प्रवेश कितना हो रहा है, इसको ये लीडिंग इंडिकेटर मैं नहीं बोलूँगा, ये तो परिणाम है। अगर आपकी शिक्षा ठीक होगी, आपका ऑपरेशन ठीक होगा, आपके कॉस्ट आपके कंट्रोल में होगी, आपके खर्चे आपके कंट्रोल में होंगे, तो आपकी वैसे ही आमदनी आएगी, वैसे ही जो है नए छात्रों का एडमिशन होगा। इस चीज़ को अगर मैं नहीं समझ पाए तो मैं फिर समझाता हूँ। ऐसे इंडिकेटर जो आपके स्वास्थ्य को बताते हैं अंदरूनी, और फिर ऐसे इंडिकेटर जो परिणाम को बताते हैं। तो अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा या हमारे कुछ इंडिकेटर ठीक नहीं होंगे, अगर हमारा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा, तो हमको हार्ट अटैक तो आएगा ही आएगा कुछ दिन बाद। तो जब ब्लड प्रेशर की स्थिति है तो ऐसे इंडिकेटर बना के उसको हम रेगुलरली केपीआई देखते हैं और हर स्तर पर देखते हैं अपने संगठन में। तो ये आपको देखते रहना जरूरी है। हर हफ्ते देखिए उसको, मानक जो मापदंड बना के, और उसके बाद उसके जो परिणाम वाले हैं उसको, अगर आपने परिणाम वाले को देखा बाद में कि भाई साहब 3 महीने बाद वहाँ तो एडमिशन नहीं हो रहे, अरे एडमिशन नहीं हो रहे, नहीं को मत चिंता करिए आप। एडमिशन ना होने के लिए क्या क्या करना चाहिए था हमें, या क्या क्या हमारा स्वास्थ्य था, उस पर हमने क्या ध्यान दिया। चाहे वो हमारे छात्रों का विद्यालय में आना, शिक्षकों का समय पर जो है सब चीज़ को पढ़ाना, उनके जो इंटरनल टेस्ट के रिजल्ट को उसको देखना। इसके अतिरिक्त जो है हमारा पेरेंट टीचर्स के साथ, हमारा अभिभावकों के साथ हमारा क्या संबंध है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
ये जो है इसको हम ध्यान देंगे तभी तो जाके बाद में परिणाम सही आएगा। तो ये दोनों तरह के इंडिकेटर को आप डिवाइड करिए। एक इंडिकेटर जो आपके अंदरूनी स्वास्थ्य को बताते हैं, आपके आपके कार्य को बताते हैं, और एक जो उसका परिणाम वाले इंडिकेटर्स है, मापदंड है। तो इनको रेगुलरली ट्रैक करना जरूरी है। आप में से कितने लोग हर सप्ताह इस चीज को ट्रैक करते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये बाद में, तो ये मैं आपको जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ चीजें आप लोग करते ही होंगे। मैं कह रहा हूं कि जो सफल संगठन है इसको रेगुलरली ट्रैक करते हैं, बिल्कुल रिलीजियसली ट्रैक करते हैं। मेरी एक मीटिंग मंडे 11 AM होती है, वो कहीं भी हो जाए, मैं दुनिया में कहीं भी हूं तो भी करता हूं उसमें मीटिंग, वो कभी नहीं छोड़ता मैं, चाहे उसको जूम पे करना पड़े, चाहे टीम्स पे करना पड़े, चाहे फिजिकली करना पड़े, ऐसे प्रयास करता हूँ करूँगा, वो नहीं छूटता। और हर महीने तो ये आप इंटरनली इस चीज को ट्रैक करें, और ये सब संगठन बहुत रोबस्ट ट्रैकिंग मैकेनिज्म बनाते हैं, ये बहुत जरूरी है। अब मैं इसका आगे बताऊंगा इससे और क्या लाभ होता है। दूसरा है रेगुलरली मॉनिटर, डेली, वीकली, मंथली, ये अपना मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। ये नहीं कि महीने के बाद देख रहे हैं, नहीं, कुछ आप हर हफ्ते देखिए, रोज नहीं देख सकते, हर हफ्ते देखिए उस चीज, अपने मापदंड बना के सोमवार सुबह क्या हुआ, समय एक तय कर लीजिए उसका कि मुझे इतने बजे अपने पूरे हफ्ते के उसके अपने इंडिकेटर्स को देखना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर टाइम पर क्या हो रहा है। मेरे एक मित्र है, उनकी रेटिना में प्रॉब्लम आ रही थी, टीयर आ रहा था, उन्होंने चेक नहीं किया, परसों हरिद्वार से आ रहे थे, रेटिना आँख से अलग हो गई, दिल्ली आया और कहे मेरे भाई साहब मैं क्या करूँ, मैं रास्ते में, फिर मैंने उनका एम्स में कुछ कराया एडमिशन, तुरंत उनका रातों रात ऑपरेशन हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले उसको चेकअप नहीं कराया। तो यही स्थिति संगठनों के साथ भी, हम नहीं देखते हैं अपनी हेल्थ को और हम रिजल्ट के पीछे परेशान होते हैं। तीसरा है डिफाइन एम्बिशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स, ये हम बहुत करते हैं। एम्बिशन डिफाइन करना बहुत जरूरी है। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी महत्वाकांक्षा क्या है, हमें अपने विद्यालय को कहाँ रखना है, क्योंकि वो लक्ष्य आपको और आपके साथ काम करने वाले लोगों को प्रेरित करता रहेगा, और आप उसको किसी को कह सकते हैं कि हमारा ये लक्ष्य है। हो सकता है कुछ लक्ष्य आप सबको ना बताना चाहें, ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो बताने लायक हो सकता है, ये बहुत जरूरी है। उस लक्ष्य को आपका मिशन बनाना चाहिए, उस मिशन के चारों ओर अपनी टीम को उसके साथ मोटिवेट करना चाहिए। आपकी टीम आपके साथ जुड़े, आपके विद्यालय के साथ जो और बाह्य लोग जुड़े हैं वो उस चीज को समझें, तब आप अगर उसमें मिशन होगा, अगर उसमें भावना होगी, अगर उसमें एक महत्वाकांक्षा होगी, तो आप देखेंगे कि सहायता अपने आप आ रही है आपके पास। एक बुक बहुत अच्छी लिखी थी किसी ने, सीक्रेट नाम था उसका, एनिट ब्लाइटन ने किसने लिखी थी, सीक्रेट। उसमें सीक्रेट में लिखा था, और मैंने एक बात पढ़ी, क्योंकि मैंने एक बार जो है देखा, एक बैठक में था, उसका बाद देखा, मैंने सुना कि एक होता है कभी कभी कोई ऐसे वाक्य होते हैं। उसने कहा कि आज LK अडवाणी जी ने उस बुक को पढ़ के बहुत कुछ कहा। ये बहुत पहले की बात है, 2000 मतलब जब वो अपने पूर्ण जो है कलाओं में थे, तब की समय की बात। तो मैंने कहा ये तो पढ़नी चाहिए, अगर अडवाणी जी ने कहा है तो कुछ तो होगा। तो मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, दी सीक्रेट के नाम से। उसमें यह है कि सीक्रेट अर्थ यह है कि आप जो करना चाहते हैं, आप ये मान के चलिए कि आप बन गए। आपको अगर आप एक को बड़ा विद्यालय बनना है अपने क्षेत्र का, तो आप ये मान के चलें, आप अपने आप कल्पना में सोचें कि मैं बन गया। तो उसको अपने विश्वास में रखें, उसको अपनी भावनाओं में रखें, और उसके लिए आप ये सोचें कि ये बनने के लिए क्या करना है, क्या हो रहा है जब मैं बन रहा हूं। ये बेस्ट सेलर है, मैं तो बहुत छोटी बात बता रहा हूं उसके अंदर। ये बन गया, अब ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, अच्छा इसमें लोग ऐसे जुड़े हैं, इसमें लोग आ रहे हैं, इसमें संगठन आसपास के जुड़े हैं, इसमें वहाँ कल्चर ऐसा है, ऐसा है। फिर आप देखिए कि मैं कहाँ हूँ, और इसके बारे में सोचते रहिए, उसकी दिशा में कार्य करिए।
और आप विश्वास करेंगे कि ये चीजें होने लगेंगी। आपको प्रकृति आपकी जो है सहायता करेगी उसके लिए, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे उसके लिए, आपका प्रारब्ध करेगा उसके लिए। तो ये भी एक बात है। तो इसलिए खैर ये तो बहुत बड़ा अपने आप में विषय है और वो बड़ी बेस्ट सेलिंग बुक है दी सीक्रेट के नाम से। लेकिन अर्थ मैं यहां कह रहा था कि डिफाइन योर एम्बिशन। आपको अपना एम्बिशन डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य नहीं होगा तो फिर तो मतलब चलती रही है गाड़ी, इधर ही को जा रही है, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगी। तो वो नहीं, लक्ष्य करना होगा। दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स। हम इसको डिफाइन करते हैं कि किसी भी संगठन को करने के लिए दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। एक होता है ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज करने का अर्थ है कि हमारे कुछ शिक्षक बहुत पढ़ा रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसको कैसे विद्यालय स्तर पर, विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में उस बात को मैं ट्रांसलेट करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन का अर्थ है कि हमारे शिक्षक कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, कुछ बहुत कम पढ़ा रहे हैं, उनके पास समय है तो अपना समय, और या फिर जो है कॉस्ट है, इस चीज़ पर बड़ा खर्चा हो रहा है, ये काम तो कुछ हो नहीं रहा है। मैं हर हफ्ते देखता हूँ भाई ये खर्चे के विषय हैं, ये खर्चा हो रहा है लेकिन इससे कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक हम आज चीज़ करते रहते हैं उसमें हम कि आजकल क्या है कि जो काम पहले 10 रुपये में होता था आजकल 4 रुपये में करने वाली चीज़ें आ रही हैं उसमें। वही चीज़, समय बदल गया है लेकिन हम 10 रुपये देते जा रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो दिया जा रहा है जब से। अपने कॉस्ट हेड्स को देखिए, कॉस्ट हेड्स में कौन से बड़े कॉस्ट हेड्स हैं, क्या ज़रूरी है वो सब कॉस्ट कट करना है? उसको आप कैसे, आजकल हर चीज़ का एक लो कॉस्ट ऑप्शन रहता है किसी न किसी चीज़। तो मैं फाइनेंस के सेक्टर में बता रहा था, लेकिन अन्य चीज़ों में लागू हो, इसको कहेंगे ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट्स। आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशनल, हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, ये अलग तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम कैसे बाहर जो हम जहाँ पर हैं उसके आसपास संगठन हैं, कुछ ऑफिसेज काम करते हैं, कुछ बिजनेस काम करते हैं, कुछ संगठन है, सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, हम कैसे अपना संबंध इन लोगों से 6 महीने में बहुत सुंदर करें। क्या मैं इस क्षेत्र में रहने वाले सभी बड़े संगठन के अध्यक्षों को जानता हूं कि नहीं जानता हूं? मैं हमेशा एक लक्ष्य रखे रखता हूं, कौन इस क्षेत्र में लोग हैं, सीधे वहां पर संबंध कैसे बनाते हैं। तो ये रखना जरूरी है क्योंकि उससे परिवर्तन आता है। तो ऑप्टिमाइजेशन, तो पहला मैंने कहा एम्बिशन डिफाइन करना एक बात है, बहुत जरूरी है। दूसरा ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट्स डिफाइन करना कि मैं ऑप्टिमाइजेशन कहाँ कर सकता हूँ, कॉस्ट में, एकेडमिक्स में, कॉस्ट में, एकेडमिक्स में, या जहाँ पे मेरे संसाधन लग रहे हैं। संसाधन समय के, संसाधन पैसे का ही नहीं है, पैसा, समय, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब संसाधन है। जिस चीज़ से हम प्रयोग करके वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, जिस प्रयोग का प्रयोग करके हम गुणवत्ता ला सकते हैं, वो सब संसाधन है, मात्र धन नहीं। उसको ऑप्टिमाइज करना। दूसरा है कि हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये दोनों तरह के प्रोजेक्ट को डिफाइन करिए और उसको लिखिए। आप में से कितने लोग रोज अपनी डायरी लिखते हैं? मैं तो डायरी के बिना रह नहीं सकता हूँ, मेरे बैग में हमेशा रहता है। बहुत से कुछ लोग के हाथ नहीं उठे, शायद संकोच कर रहे हो सकता कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कार्य करिए। तो अपना पूरा प्लान करके हमारे क्या ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, हमारे क्या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, मेरा खर्चा किस चीज़ में जा रहा है, मेरे लोगों का समय किस चीज़ में जा रहा है, आदि आदि। और ट्रांसफॉर्मेशन जैसे बाहरी दुनिया से कैसे संपर्क करूँ, अगर मेरे यहाँ टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि आप देखिए आप अपना लक्ष्य बनाएंगे, लोगों से बात करेंगे तो लोग आपकी मदद करेंगे। किसी संगठन से कहेंगे कि मेरा लक्ष्य है, और लक्ष्य आपका हमेशा वृहत होना चाहिए, विजन विराट होना चाहिए कि मेरा विद्यालय इस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में गिना जाए। कैसे? यहाँ की शिक्षा का स्तर, यहाँ के छात्रों का एक जो है आपके उनकी वार्तालाप का, उनके बात करने के तरीके, उनके आत्मविश्वास का स्तर, आदि आदि। अपना एक लक्ष्य डिफाइन करें है, सब कुछ हमारे तंत्र में है, शायद हम उसको और विश्वास से आत्मसात करने की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स को क्लियरली डिफाइन करें और इस पर आगे बढ़ें। अगला है ट्रैक बेनिफिट्स एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स। हमेशा बेनिफिट्स को देखिए। हमारे यहाँ तो हम प्रोजेक्ट अप्रूव ही नहीं करते जब तक उसका बेनिफिट सामने ना हो। क्या लाभ होगा वो पहले बताओ,
फिर उसके बाद में हम प्रोजेक्ट कर, तो हम अपनी अपनी स्टाइल होती है। मैं तो कहता हूँ पहले बेनिफिट लाओ, फिर प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं। पूरा प्रोजेक्ट डिस्कस करोगे फिर बेनिफिट लाओगे, कुछ होगा नहीं, मेरा 10 मिनट चला गया, ठीक है। तो पहले बेनिफिट बताओ। तो मैं हर आदमी अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन अर्थ ये है कि हर प्रोजेक्ट का बेनिफिट मतलब उसका लाभ क्या है जरूरी है, क्योंकि बेनिफिट नहीं होगा तो मैं अपने जीवन का 1 सेकंड भी वेस्ट करने में तैयार नहीं उस चीज़ का। तो अर्थ यह है कि हर चीज़ का आप प्रोजेक्ट का बेनिफिट, कि हम काम कर रहे हैं उसका लाभ क्या होगा। लाभ कई से में होता है लाभ, क्योंकि विद्या भारती एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, शैक्षणिक संस्थान है, तो इसमें उसको उस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। बेनिफिट करता है हमारे छात्र कितने आ रहे हैं और आय इत्यादि। दूसरा है ओवरऑल कॉस्ट, कोई भी कार्य करें उसकी पूरी कॉस्ट को समझें। इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने चीज़ खरीद ली, कंप्यूटर खरीद लिया, इसमें मेरे लग गया, अरे नहीं, उसके बाद चलाना पड़ता है, इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट के खर्चे लगते हैं। पूरा कॉस्ट देखिए, हम पूरा टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालते हैं 1 साल का और 3 साल का और 5 साल का बड़े प्रोजेक्ट में, क्योंकि पता चला कि आज तो हमने खर्च कर दिया, अब वो हाथी तो हम ले आए, अब उस हाथी को रोज जो है 10,000 रुपये का खाना चाहिए। तो अर्थ ये है कि आपका अभी क्या खर्चा है, उसको चलाने का खर्चा क्या है, उसको आप 1 वर्ष के उसमें सोचें। बड़े प्रोजेक्ट हो तो 3 वर्ष में, 5 वर्ष में। क्यों कई बार होता है कि अगर आप ऐसा करेंगे कि मेरा ये खर्च है, मेरा ये वैल्यू है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको हर जगह से सहायता मिलेगी, क्योंकि ये लोग सोचेंगे ये योग्य व्यक्ति है, सब सोच रखा है, क्यों कर रहे हैं, नहीं तो हमें तो खर्च करना है बस, तो हमें खर्च करना है तो नहीं चलता है, खर्च करना बंद हो गया टाइम। तो टोटल कॉस्ट को लेकर चले, या कॉस्ट कई मामलों में होती है, कॉस्ट धन के विषय में होती है, समय के विषय में होती है, वो भी जरूरी है, उसको भी प्रयोग करने की एक प्रवृत्ति रखिए। ये प्रवृत्ति अधिक है, मैं नहीं कह रहा तब से शुरू कर, सोचिए, एक हर चीज़ में प्रयोग करने का प्रयास करिए, हर विचार में कैसे प्रयोग करें हम, और अगर प्रयोग सफल है तो उसको बड़ा कैसे बनाएं। क्योंकि अगर आपका प्रयोग सफल रहा तो उसको सफल बनाने के लिए आपको बहुत तरीके से लोग हेल्प करेंगे, क्योंकि आपने उसका प्रयोग की सफलता थोड़ी है, आपने बना दी। उसको स्केल करना, पायलट करें, पायलट कर होता है प्रयोग करना, पायलट प्रोजेक्ट, और स्केल अप करना। तो पायलट एंड स्केल ये बहुत हर जीवन के हर क्षेत्र में लगता है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं आप पायलट नहीं करेंगे तो आपको उसके कई आयामों का पता नहीं चलेगा। इसलिए प्रयोग करते रहे। कुछ प्रयोग आप हो सकता है दूसरों को बता सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि आप सबको नहीं बता सकते, कुछ को बता सकते, लेकिन ये प्रवृत्ति बहुत जरूरी है। बी परसिस्टेंट एंड अबंडन डट प्रोजेक्ट्स क्विकली, बी परसिस्टेंट। यात्रा बड़ी लंबी होती है, और कभी भी जो है अगर आपको लगता है कि मैं प्रयोग कर रहा हूँ, चल रहा है और इस दिशा में ठीक हो रहा है, तो आप और थोड़ा लाभ हो रहा है, और या ये चीज़ है, इसका लाभ हो रहा है, इसके विद्यालय को जो है काफ़ी तरीके से अलग अलग आया उन्होंने, तो परसिस्टेंट रहिए, छोड़िए मत। अगर हमने कोई लक्ष्य ले लिया है ना तो उस लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए जल्दी। कोई भी लक्ष्य समय लेता है, समय का अर्थ ये नहीं कि अनंत समय, एक उसका एक टाइम होता है, लेकिन उसके परिणाम आपको दिखते रहते हैं, आपकी जर्नी दिखती रहती है कि हाँ मैं इस दिशा में बढ़ रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो बिल्कुल उस पर लगे रहिए। बहुत लोग छोड़ देते हैं, बोला आज कल भूल, नहीं, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना। परसिस्टेंस बहुत बड़ी चीज है, महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, लेकिन ये सफल होती है। मैंने कभी लाइफ में अपने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स किए, कई ऐसे अभियान किए हैं जिसमें मुझे कई साल लगे, यात्रा बदलनी भी पड़ी, थोड़ा सा दाएं बाएं, लेकिन वो उस दिशा में बढ़ती गई। एंड अबंडन डट प्रोजेक्ट्स, अगर आपको लगता है काम की चीज नहीं है, तुरंत बंद कर दीजिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बंद करना भी एक आर्ट है, क्योंकि वो आपका समय और संसाधन लेता है, और समय और संसाधन आप किसी और चीज में लगा सकते हैं। कि आप फालतू चीज में लगाएंगे जो काम नहीं कर रही है, तो इसका अर्थ यह है कि आप अच्छी चीज में नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसकी सीमा है। किसी की सीमा थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन सीमा होती है। सेगमेंट स्टेक होल्डर्स एंड बिल्ड स्ट्रेटजीज।
अर्थ ये है कि कभी भी जैसे कोई भी लक्ष्य हम रखें कि हमें बाह्य समाज से जुड़ना है, तो उस लक्ष्य को कभी भी एक बहुत हाई लेवल पर ऐसे करके उसको ना बनाएं कि भाई मुझे जुड़ना है। नहीं, उसको आप हमेशा सेगमेंट करके, अर्थ ये है कि उसको उसके पार्ट्स करके, उसके भाग करके उसे करें। जैसे अगर मुझे संगठनों से जुड़ना है अपने विद्यालय के चारों, तो यहाँ पर सरकारी संगठन कितने हैं, हमारे पास गैर सरकारी कितने हैं, प्राइवेट सेक्टर के कितने हैं, शैक्षणिक संस्थान कितने हैं, बाजार एसोसिएशन कितनी है, सबसे संबंध बनाइए। कौन कहाँ क्या लाभ मुझे आप नहीं जानते। कभी ये नहीं कि मुझे इससे, जो भी समाज में है वो हमसे जुड़ा है। और संघ का तो नियम ही है, हम तो अपने आलोचक से भी मिलते हैं। मैं तो संघ के संपर्क विभाग, प्रचार विभाग और संस्कृति, पर्यावरण और विद्या भारती तो खैर है ही, सबको मैं देखता हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर बॉम्बे में रहता हूँ तो वो तो केंद्र है, हर कुछ होता ही रहता है वहाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सेगमेंट करें, हर व्यक्ति से संपर्क, क्योंकि आपका उद्देश्य अगर ठीक है, जो कि है ही, उसमें कोई कहने की बात नहीं, और आपका एम्बिशन है, आप में एक ओज है, तो आप देखेंगे कि लोग, हर आपका आलोचक भी आपको कुछ कल हेल्प कर रहा है, क्योंकि शिक्षा तो सबको टच करती है। हमारा तो विषय ऐसा है कि ये समाज के हर क्षेत्र को, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं पर टच करता है। इसीलिए अभी जैसे हम एक नीति बना रहे हैं कि अभी क्या है कि नई शिक्षा नीति बन रही है, तो उसमें कई प्रदेशों का अपोजिशन आ रहा है, विशेषकर जो विरोधी दलों के, तो अब उनसे कैसे जुड़ा जाए। तो अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी का ये है कि सबसे हमें हर से जुड़ना चाहिए, पब्लिक के पास ले जाना चाहिए, हर संस्थान के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति एक ऐसी चीज़ है जो, और शिक्षा नीति वो हर को टच करती है।